प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 के पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसके रचयिता यशपाल जी हैं, इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। शायद पाठ आपने पढ़ भी रखा हो। तो यशपाल जी के पाठ की भूमिका को देखते हुए हम देखते हैं कि यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जरूर जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी यानी कि नकली जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम कहानी के सार को देखते हैं, जिसमें हम कहानी की एक बानगी स्वरूप को देखेंगे। लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। लेखक ने भीड़ से बचने, एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने व ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को निहारने के लिए लोकल ट्रेन यानी कि मुफस्सिल के सेकंड क्लास का कुछ महंगा टिकट खरीद लिया। जब वे स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसलिए वे सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे को वे खाली समझकर चढ़ गए थे, वहां पहले से ही एक लखनवी नवाब बहुत आराम से पालथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने 2 ताजे खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि दोनों बर्थ पर एक तरफ नवाब साहब बैठे हुए हैं बहुत आराम से और दूसरी तरफ लेखक आकर बैठे हैं, और नवाब साहब लेखक का आना पसंद नहीं कर रहे हैं और लेखक इस बात का अनुमान लगा पा रहे हैं। तो देखते हैं, उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। लेखक उनके सामने वाली सीट पर बैठ गए। लेखक खाली बैठे थे और कल्पनाएं करने की उनकी पुरानी आदत थी। अब लेखक हैं तो कल्पनाएं तो करते ही होंगे, जाहिर सी बात है। इसलिए वे उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। वे सोच रहे थे, शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। लेकिन अब उनको यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर का कोई सफेद पोश व्यक्ति यानी कि कोई भद्र व्यक्ति, अच्छे घर का व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास में सफर करते देखे। उन्होंने अकेले सफर में वक्त अच्छे से कट जाए, यही सोचकर 2 खीरे खरीदे होंगे कि आराम से अकेले बैठेंगे और समय व्यतीत करने के लिए 2 खीरे तो हैं ही, उनको काट कर खा लेंगे। परंतु अब किसी सफेद पोश आदमी के सामने खीरा कैसे खाएं, क्योंकि खीरा अपने आप में थोड़ी सस्ती वस्तु है और नवाब साहब को किसी के सामने खीरा खाने में संकोच हो रहा होगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अब आप उस चित्र की कल्पना कीजिए कि नवाब साहब गाड़ी से बाहर देख रहे हैं और लेखक आंखों के किनारे से यानी कि कनखियों से नवाब साहब को देखने की और उनके मूड का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरों को धोया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों यानी कि फांकों में काटा। फिर उसमें जीरा लगा नमक मिर्च लगाकर उसको करीने से सजाया। इसके बाद नवाब साहब ने नमक मिर्ची लगे उन खीरे की फांकों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली। उसके बाद नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि नवाब साहब खीरे की फांकों को होठों तक ले गए। होठों तक ले जाकर क्या किया होगा नवाब साहब ने? क्या खीरे की फांक को खा लिया होगा? नहीं,
नवाब साहब ने खीरे की फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे की उस फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार नवाब साहब खीरे की हर फांक को होठों के पास ले जाते, फिर उसको सूंघते और उसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक देते। खीरे की सारी फांकों को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा, फिर बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा, जैसे लेखक को कहना चाह रहे हों कि यही है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है? तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना, कथावस्तु और पात्रों के सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी भी लिखी जा सकती है। अब आप सोचिए कि नवाब साहब ने खीरों की अच्छे से तैयारी की, अच्छे से उस पर मसाला लगाया, लेकिन सूंघ कर फेंक दिया। अब विद्यार्थियों, इस बात पर विचार तो आपको करना होगा। तो यह था कहानी का सार। मुझे उम्मीद है कि आप कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम इसके थोड़े से नए शब्द देखते हैं। कहानी में बहुत सारे नए शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो आपको कहानी को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। पहला शब्द हम लेते हैं मुफस्सिल। मुफस्सिल का क्या अर्थ है? मुफस्सिल आपको देखने में ही शब्द उर्दूनिष्ठ लग रहा है, क्योंकि ये कहानी लखनऊ के आंचल से ली गई है, तो इसमें उर्दूनिष्ठ शब्दों की भरमार है। तो पहले शब्द को देखते हैं, मुफस्सिल, जिसका अर्थ होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। सफेद पोश, मैंने आपको बताया था, सफेद पोश का अर्थ है भद्र व्यक्ति। किफायत, आप जानते ही होंगे, किफायत का अर्थ होता है मितव्ययता या समझदारी से किसी वस्तु का उपयोग करना। एहतियात, एहतियात का अर्थ होता है सावधानी। बुरक देना, ये भी उर्दूनिष्ठ शब्द है। बुरक देना का अर्थ जब आप घर में कोई सब्जी या फल काटते हैं और उस पर नमक या मिर्च को या चाट मसाला को बुरकते हैं, यानी कि छिड़कते हैं, उसे कहते हैं बुरक देना। स्फुरन, स्फुरन का अर्थ होता है फड़कना या हिलना। जैसे खीरों को सूंघकर नवाब साहब के होंठ फड़क रहे थे, हिल रहे थे। अगला शब्द है प्लावित। प्लावित होता है पानी से भर जाना, मुंह में पानी भर जाना। पनियाती, पनियाती आपने शब्द बहुत प्रयोग भी किया होगा और सुना भी होगा। तो पनियाती का अर्थ होता है रसीली, जैसे खीरे की पनियाती फांकें, खीरे की रसीली फांकें। मेदा, मेदा का अर्थ होता है अमाशय। साधारण शब्दों में इसे पेट बोल सकते हैं। अगला शब्द है तस्लीम। तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान से, सम्मान पूर्वक। अगला शब्द है सिर खम करना। सिर खम करना अर्थात सिर झुकाना। अगला शब्द है तहजीब। यह शब्द आपने बहुत सुना होगा। तहजीब का अर्थ होता है शिष्टता। अगला शब्द है नफासत। नफासत का अर्थ होता है स्वच्छता। नजाकत, नजाकत का अर्थ होता है कोमलता। अगला शब्द है नफीस। नफीस का अर्थ है बढ़िया, नफीस खीरे, बढ़िया खीरे। तो ये सारे शब्द आपके पाठ में प्रयोग किए गए हैं। अगला शब्द है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का अर्थ है जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, जो बहुत छोटा हो, अमूर्त हो, यानी कि जिसको देखा ना जा सकता हो। एक और शब्द दिया गया है सकील।
सकील का अर्थ होता है आसानी से न पचने वाला, और इस शब्द का प्रयोग जब हुआ था जब नवाब साहब ने लेखक से पूछा था कि क्या आप खीरा खाएंगे, किबला शौक फरमाए, तो लेखक ने कहा था कि खीरा सकील होता है, आसानी से न पचने वाला होता है, जो मैदे पर यानी कि आमाशय पर बोझ डाल देता है। तो विद्यार्थियों, अब हम पाठ की भाषा शैली देखते हैं। आपने बहुत सारे शब्दों को देखा कि शब्द उर्दूनिष्ठ थे। मैंने आपको बताया कि लखनवी अंचल के जो शब्द होते हैं वो उर्दूनिष्ठ होते हैं, यानी कि उसमें उर्दू भाषा का प्रयोग होता है। और आजकल तो उर्दू शब्दों का आप सामान्य बोलचाल में भी प्रयोग करते ही हैं। तो प्रस्तुत पाठ की भाषा उर्दूनिष्ठ हिंदी है एवं यह पाठ एक व्यंग्यात्मक पाठ है। व्यंग्य का अर्थ आप जानते ही होंगे। व्यंग्य का अर्थ होता है कि सामान्य शब्दों में कहा कुछ जाता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और ही निकल रहा होता है। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति होती है। वे यथार्थवादी शैली यानी कि वास्तविक शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं और इस पाठ में भी ये विशेषताएं देखी जा सकती हैं। भाषा में स्वाभाविकता है व सजीवता है। जब आप संपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे अपनी क्षितिज पुस्तिका से तो आप देखेंगे कि जो चित्र है, पाठ का चित्र, कहानी का चित्र, संवाद जो है वो आपकी आंखों के सामने घूमने लगे हैं। तो इन्हीं बातों से हमें पता चलेगा कि भाषा में स्वाभाविकता भी है और सजीवता भी है। तो अब कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी यानी कि जरा भी उत्सुक नहीं है। तो विद्यार्थियों, अब आप अंदाजा लगाइए कि आपके सामने अगर कोई बैठा हो तो आप कैसे समझ जाते हैं कि वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, राजी नहीं है। तो ऐसा ही कुछ लेखक को भी महसूस हुआ। अब देखते हैं कि लेखक को कैसे पता लगा कि नवाब साहब उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेखक को नवाब साहब के निम्न हाव भावों से पता लगा कि वे लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। लेखक की उपस्थिति से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई पड़ा, यानी कि उनको ऐसा लगा कि अब वे संतोष से जैसे बैठे थे, अब किसी के आने से उनको विघ्न जैसा महसूस हुआ। नवाब साहब का लेखक से बातचीत करने में कोई उत्साह नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे ही पता चलता है कि सामने वाला हमसे बात करने के लिए उत्सुक नहीं है जब उसकी बातों में कोई उत्साह नहीं दिखाई देता। वरना जाते ही क्या पता नवाब साहब लेखक का परिचय लेते, आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, या मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो इन बातों से परिचय भी होता है और ऐसा लगता है कि सामने वाला बात करना चाहता है, परंतु ऐसी कोई रुचि नवाब साहब ने नहीं दिखाई थी। तो नवाब साहब का लेखक की उपस्थिति को लगातार नजरअंदाज करना और उनके प्रति उदासीनता का भाव प्रकट करना, नवाब साहब का लेखक की ओर देखने व उनसे बातचीत करने की बजाय गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहना, इससे तो साफ पता चल जाता है कि सामने वाला बात करने के लिए इच्छुक नहीं है। तो अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कौन से स्वभाव को इंगित करता है? तो कहानी का सार आपने सुना है और मुझे उम्मीद है कि आपने पाठ को पढ़ा भी है। तो अब आप सोच सकते हैं कि नवाब साहब ने ऐसा क्यों किया होगा। मैं ये सोचने में आपकी सहायता करती हूँ। नवाब साहब का बहुत ही यत्न से खीरा काटना, उस पर नमक मिर्च बुरकना और अंततः सूंघकर ही उसे खिड़की से बाहर फेंक देना उनके झूठे अभिमान व नवाबी घमंड को दर्शाता है। और उन्होंने ये काम अपने स्वभाव के अनुरूप ही किया। अब उनका स्वभाव क्या था? दरअसल नवाब साहब को अपनी अमीरी व नवाब होने का बहुत घमंड था। वे लेखक को एक साधारण आदमी समझकर उन पर अपनी अमीरी का रौब दिखाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने खीरे को सूंघकर बाहर फेंक दिया। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि हमने 2 प्रश्नों पर
चर्चा की, हमने 2 प्रश्नों को देखा जो हमें पाठ को और अच्छे से समझने में सहायता करते हैं। तो पाठ आप एक बार और क्षितिज पुस्तिका से पढ़िएगा और इसके लिए मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूं जिनमें आप सोचेंगे कि उनके उत्तर क्या होंगे। तो अब आप बताएंगे। प्रश्न 1 है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल जी के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? आप सोचकर बताएंगे कि जिस प्रकार से नवाब साहब का बिना खीरा खाए पेट भर गया और उन्होंने एक लंबी डकार भी ली, तो ऐसे में क्या बिना पात्र, कथा वस्तु, संवाद, इन सबके बिना क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल जी ने तो ऐसा एक इशारा किया है। तो अब आप इस कथन को पुख्ता करके बताएंगे कि क्या ऐसा किया जा सकता है। प्रश्न 2 है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। वो चित्र आपने देखा था, मैंने आपको बताया भी था कि चित्र में नवाब साहब ने खीरों को अच्छे से पानी से धोया, फिर उनको छीला, उनकी फांके बनाई, उनको तौलिए पर करीने से सजाया और उस पर जीरा लगा नमक बुरका, मिर्च बुरका और उसको अपने होठों तक ले गए। हमें लगा कि खाने के लिए ले गए होंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। नवाब साहब ने खीरों को बहुत अच्छे से सूंघा, उनके मुंह में पानी भी आया, पर उनको सूंघने के पश्चात उन्होंने रेल की खिड़की से उन्हें बाहर फेंक दिया। तो ये पूरा चित्र जो तैयारी का चित्र था वो आप अपने शब्दों में लिखेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे, लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि लखनवी अंदाज को आज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा, उसकी भाषा शैली पर बात की और उसके शब्दार्थों को भी देखा। कुछ ऐसे नए शब्द थे जिनसे हम पहले परिचित नहीं थे, लेकिन उनको पढ़कर हम पाठ को और अच्छे से समझ पाएंगे। हमने अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा की और उन अभ्यास प्रश्नों से भी हमें पाठ को, कहानी को और अच्छे से समझने में सहायता मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अंतिम प्रश्न थे, अंतिम 2 प्रश्न जो मैंने आपको दिए हैं, इनको हल करने का जरूर प्रयास कीजिएगा ताकि पाठ की एक अच्छी समझ आपके पास आ सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और बेहतर समझ बनाने के लिए आप क्षितिज भाग 2 से पाठ को अवश्य पढ़ेंगे और उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करने का अवश्य प्रयास करेंगे। शुभकामनाएं। धन्यवाद।